नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यूपी पीसीएस प्री और आरओ एआरओ ये दोनों एग्जाम्स हमारे 2024 में होने वाले थे। लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण ये दोनों एग्जाम्स हमारे क्या किए गए, हटा दिए गए। अभी पीसीएस प्री 2024 की डेट जो थी वो हमारी अक्टूबर में थी, लेकिन अक्टूबर में सरकार के पास पर्याप्त परीक्षा केंद्र न होने पाने के कारण इस परीक्षा को भी हटाया गया। यूपी आरओ एआरओ 2014 उसका पेपर लीक हुआ, उस कारण उस परीक्षा को भी हटाया गया। तो खबरें ये आ रही हैं कि हमारा यूपी पीसीएस 2024 प्री एग्जाम और आरओ एआरओ 2024 ये जो है ये दिसंबर में होने वाले हैं। तो उसी के मद्देनजर मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी जो हमारा घटना चक्र है हिस्ट्री का, मैं उसको आपके सामने लेके आया हूं। और इसमें हिस्ट्री के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ और देखेंगे कि हमारे विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए थे। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत जो करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो इतिहास है उस इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है उसी का भाग आधुनिक इतिहास। तो हम यहाँ शुरुआत जो करने वाले हैं वो किससे करने वाले हैं, तो प्राचीन इतिहास के साथ हम आपसे शुरुआत करेंगे इस क्लास की, इस वीडियो की। तो आप लोगों को एक काम करना है कि इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे आपके लिए, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। तो आप लोगों को बस काम ये करना है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है और हमारी इस क्लास को, इस वीडियो को, इस सेशन को, इस सीरीज को आपको शेयर करना है, जो कि यह ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके और इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपके लिए जल्दी ही इस सीरीज को कंटिन्यू आगे रखूंगा और इसे कंप्लीट कराऊंगा। तो बस आपका एक ही काम होगा कि इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल भी देख पा रहे होंगे, ये घटना चक्र यहाँ पे ये आपका फोटो लगा हुआ है, जिसे सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन भी बोला जाता है। इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आपके साथ। दूसरा, प्राचीन भारत से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। और प्राचीन भारत में भी हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो किससे करेंगे, पाषाण काल से शुरुआत करेंगे। किससे, पाषाण काल से यह हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के पहले प्रश्न पे पहुंचते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं। लेकिन इस पीपीटी में हमारे साथ थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है, कमी हुई है। कमी यह हुई है कि हम यहाँ पे आपके लिए नीचे यह नहीं रख पाए कि यह प्रश्न आपसे कब पूछा गया है। लेकिन ये सारे के सारे सीक्वेंस में दिए गए हैं, अरेंजमेंट इनका किया गया है। आपको कोई भी प्रश्न आगे पीछे नहीं मिलने वाला है, सारे के सारे किससे मिलेंगे, क्रमबद्ध प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा नीचे लिख पाते तो और ज्यादा बेटर रहता, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, आगे से इसको सुधारा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे पहुंच चुका है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है भूगर्भ वैज्ञानिक, दूसरा है पुरातत्वविद, तीसरा है पुरा वनस्पति शास्त्री और चौथा है मित्रों इतिहासकार। चौथा क्या है, इतिहासकार। तो इसमें से कौन सा आपका प्रश्न सही रहने वाला है, तो ये देख लीजिए। जो रॉबर्ट ब्रूस थे वह क्या थे, तो वह एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। क्या थे, यह भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। यानी ऑप्शंस जो इसके सही रहने वाले हैं वो कौन से रहने वाले हैं, तो ए और बी दोनों सही रहने वाले हैं, क्योंकि यह पुरातत्वविद भी थे और क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने 1863, इन्होंने 1863 में रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा 1863 में पाषाण कालीन वस्तियों का अन्वेषण किया गया। अन्वेषण की शुरुआत की गई किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा। पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की गई। और ये शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पल्लवरम नामक, कहां पे, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। यानी जिसे आप बोल सकते हैं कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। क्या प्राप्त किया था, पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस
फुट ने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर पहला हैंड एक्स प्राप्त किया। और ये किसने किया था? तो यह रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है और दूसरा प्रश्न क्या है मित्रों, देखिए। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है थॉमसन ने, दूसरा है लुबाक ने, तीसरा है टेलर ने और चौथा है चाइल्ड ने। चौथा क्या है? चाइल्ड ने। तो ये किसके द्वारा किया गया था, यह आपको बताना है। आपसे क्या पूछ रहा है, फिर एक बार इसे पढ़ लीजिए कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा कि वह व्यक्ति थे जिन्होंने विभाजन किया था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था थॉमसन। उनका नाम क्या था मित्रों? उनका नाम थॉमसन था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? इसका एकदम सही जवाब होगा। आगे तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न को आप लोग देखिए। आपसे पूछा क्या गया है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आपसे यह पूछा गया है कि जो खुदाई में जो प्रमाण मिले उसके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर तीसरा है ऊपरी एवं पाषाण काल में और ऑप्शन नंबर चौथा है आपका मध्य पाषाण काल में। कौन सा है? मध्य पाषाण काल में। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है मित्रों वो कौन सा होगा? मध्य पाषाण काल में। कौन सा होगा? मध्य पाषाण काल में। यानी उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। दूसरा आपसे पूछा जाए मध्य पाषाण काल के कौन से चरण में हुआ था, तो यह भी आप लोगों को बता देना है कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में किसके बारे में पता चला था? तो हमें पशुपालन के बारे में पता चला था। दूसरा आपसे पूछा जाए कि पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं। आपसे पूछा जाए पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो यह आदमगढ़ से मिले हैं। और आदमगढ़ आपसे पूछा जाए कहां पड़ता है, तो होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में। पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? आदमगढ़। और आदमगढ़ कहां पे है मित्रों? होशंगाबाद। आदमगढ़ कहां पे है? तो यह आदमगढ़ पड़ता है होशंगाबाद में। दूसरा, पशुपालन के साक्ष्य एक जगह से और मिले हैं, तो बागोर से मिले हैं। और बागोर कहां पे पड़ता है? तो यह राजस्थान में पड़ता है, भीलवाड़ा जिले में। दूसरा कहां से मिले हैं? बागोर से। और बागोर कहां पे पड़ता है? भीलवाड़ा, राजस्थान में। यह बात आपको क्या करना, याद रखनी है। पशुपालन के साक्ष्य आपसे पूछता है तो पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ कहां पे पड़ता है? होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश में। दूसरा कहां से मिले हैं साक्ष्य? तो बागोर से मिले हैं। और बागोर कहां पे पड़ता है? भीलवाड़ा, राजस्थान में। क्लियर? आगे चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला है लंगनाज, दूसरा है आदमगढ़, तीसरा है बीरभानपुर और चौथा क्या है मित्रों? चोपनी मांडो। चौथा क्या है? चोपनी मांडो। तो इसका जो जवाब सही होने वाला है वो कौन सा जवाब सही होगा? आदमगढ़। कौन सा जवाब सही होगा? आदमगढ़। क्योंकि अभी ये तीसरा जो प्रश्न था आपके सामने, इसमें मैंने आपको बताया था कि पशुपालन के साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं? आदमगढ़ से। और आदमगढ़ कहां पे पड़ता है? तो होशंगाबाद में। यही प्रश्न यहां पे आपका आ गया कि आदमगढ़। और आदमगढ़ कहां पे है? तो देख लीजिए, आदमगढ़ होशंगाबाद। और होशंगाबाद कहां पे है? मध्य प्रदेश में।
होशंगाबाद कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आगे पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और पांचवें प्रश्न को आपको क्या करना है? आराम से पढ़ना है, शांति से, और इसका जवाब देना है। पहला, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? यानी हड्डी से बने उपकरण हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। पहला है चोपनी मांडो से, दूसरा ऑप्शन है काकोरिया से, तीसरा ऑप्शन है महदहा से, और चौथा ऑप्शन है मित्रों सराय नाहर राय से। सराय नाहर राय से। तो कहां से इसके जो उपकरण प्राप्त हुए हैं यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? एक तो महदहा, दूसरा क्या है? सराय नाहर राय से। दोनों जगह से यहां से क्या हुआ है? हड्डी से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। दोनों जगह से क्या प्राप्त हुआ है? हड्डी से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहां से? ये महदहा से भी प्राप्त हुए हैं। और महदहा कहां पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। कहां पे पड़ता है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। सराय नाहर राय यह कहां पे पड़ता है? तो यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह भी कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दूसरा, ये जो है महदहा से जो सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है, ये बड़ी मात्रा में हड्डी व सींग प्राप्त हुए हैं। बड़ी मात्रा में यहां से क्या प्राप्त हुआ है? एक सेकंड रुकिए। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण, ये एक चीज मैं आपको ऐसे कीजिए, इसे थोड़ा सा ये सही रहेगा। अब इसका जो सही जवाब आपसे क्या पूछा गया है? यहां से ये पूछा गया है आपसे कि किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? महदहा। क्या होगा? महदहा। ठीक है, क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में हड्डी व सींग प्राप्त हुए हैं और हड्डी से निर्मित क्या प्राप्त हुए? उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये कहां पे है? तो प्रतापगढ़ में है। और ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा, यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो बड़ी मात्रा में हड्डी व सींग। बड़ी मात्रा में हड्डी व सींग प्राप्त हुए हैं। और यहां से क्या प्राप्त हुआ है? हड्डी से निर्मित उपकरण। हड्डी से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे पहुंच चुका है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर एक है सरायनाहर से, दूसरा है महदहा से, तीसरा है लेखहिया से, और चौथा है चोपनी मांडो से। चौथा क्या है? चोपनी मांडो से। तो इसका जो जवाब सही होगा वो कौन सा होगा? जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए दीजिए। और ये जो हमारी सीरीज है ये लगातार आपके लिए चलती रहेगी। ये लगातार आपके लिए क्या होगा? चलती रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इस सीरीज को लाइक करना है, शेयर करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए और बी भी इसका सही जवाब होगा। कौन सा? ए और बी दोनों क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। पीछे वाले प्रश्न में भी क्या था? सराय नाहर और महदहा था, तो इसको भी आप लोग सही कर लीजिए। यह भी इसका क्या होगा? यहां से दोनों जगह से क्या हुआ है? ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त कहां से हुए हैं? तो सरायनाहर से प्राप्त हुए हैं। और दूसरा कहां से प्राप्त हुए हैं? महदहा से। और ये दोनों ही जो प्लेस हैं, ये दोनों ही जो स्थान है, ये भारत में कहां पे हैं? तो यह भारत में उत्तर प्रदेश में है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। यानी एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। ऑप्शन नंबर एक है सरायनाहर से, दूसरा है दमा से, तीसरा है महदहा से, और चौथा है मित्रों लंगनाज से। चौथा क्या है? लंगनाज से। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? तो देख लीजिए, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी इसका सही जवाब होगा। कौन सा होगा? बी इसका सही जवाब होगा। यानी दमा से क्या हुआ है? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, एक सेकेंड।
ठीक है, क्या ऑप्शन क्या होगा इसका? सेकंड सही होगा, दमदमा से। दमदमा में क्या हुआ कि लगातार यहाँ पे 5 वर्षों तक खुदाई की गई। कितने वर्षों तक खुदाई की गई? 5 वर्षों तक खुदाई की गई, और इस 5 वर्षों की खुदाई में कुल 41 समाधान मिले। कितने? 41, 41 समाधान मिले, जिसमें से 5 समाधान ऐसे थे जो युग्म समाधान थे, और इसमें से एक समाधान ऐसा था जिसमें 3 मानव कंकाल मिले। एक समाधान में कितने मिले थे? 3 मानव कंकाल। और एक बाकी जो थे उनमें क्या था? एक एक व्यक्ति को दफनाया गया था। ठीक है, तो देख लीजिए, दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक क्या हुआ था? उत्खनन हुआ, यानी खुदाई हुई, और इसमें क्या मिला था? टोटल 41, यानी 41 मानव शवाधान। 41 मानव समाधान मिले। क्या मिले थे? 41 मानव समाधान मिले, जिसमें से 5 समाधान युग्म समाधान थे। 5 जो समाधान थे वह कैसे थे? युग्म समाधान, यानी 2 लोगों को एक साथ दफनाया जाना, वह क्या था? युग्म समाधान था। ऐसे समाधान कुल कितने मिले? तो 5 समाधान मिले। इसके बाद एक समाधान ऐसा था जहां से 3 मानव कंकाल मिले। एक समाधान में क्या मिला था? 3 मानव कंकाल। ये किस में मिले थे? तो यह एक समाधान में मिले थे। इसके अलावा बाकी में एक एक समाधान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब क्या होगा? सही होगा। आगे, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। नवपाषाण काल में, दूसरा है पुरापाषाण काल में, तीसरा है मध्यपाषाण काल में, और चौथा है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। चौथा क्या है? प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा कि खाद्यान्न की जो कृषि है ये सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या ए, बी या सी या डी सही होगा? इनमें से आपको शांति से पढ़ना है, आराम से सोचना है, समझना है, उसके बाद इसका जवाब देना है। तो खाद्यान्नों की सर्वप्रथम जो कृषि प्रारंभ हुई थी वह कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि नवपाषाण काल में। कब हुई थी? नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। दूसरा आपसे पूछा जाए कि नवपाषाण काल में और किसकी शुरुआत हुई थी, तो देख लीजिए, सबसे पहले आग का जो उपयोग किया गया, किसका उपयोग किया गया? आग का जो उपयोग किया गया वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही किया गया था। दूसरा, इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई थी। किसकी प्रारंभ हुई थी? क्योंकि गेहूं क्या है? एक खाद्यान्न फसल है, तो सबसे पहले इसी काल में क्या हुआ था? गेहूं की फसल प्रारंभ हुई थी। देख लीजिए, क्या हुआ? आग का उपयोग सर्वप्रथम इसी में हुआ। दूसरा, इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। क्या हुआ था? गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछा जाए प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आपको बता देना है लाहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। और लाहुरा देव ये जो स्थान है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। कहां पे? संत कबीर नगर जिले में। तो यहां देख लीजिए, प्राचीनतम कृषि साक्ष्य,
तो ये कहां से मिले हैं? लाहुरा देव। कहां से मिले हैं? लाहुरा देव से। और ये कहां पे है? संत कबीर नगर में। यह कहां पे है? संत कबीर नगर में। ठीक है, आगे नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नवे प्रश्न को आराम से शांति से पढ़ना है। क्या पूछ रहा है आपसे? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है नीलगिरी की पहाड़ियों से, दूसरा है शिवालिक पहाड़ियों से, तीसरा है नल्ला माला पहाड़ियों से, और चौथा है नर्मदा घाटी से। चौथा क्या है? नर्मदा घाटी से। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? क्या पूछ रहा है आपसे? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है वह नर्मदा घाटी से मिलता है। कौन सी घाटी से मिलता है? नर्मदा घाटी से। और यहाँ पे प्लेस कौन सा है? तो ये स्थान है यहाँ पे हथनौरा। कौन सा स्थान है? नर्मदा घाटी में हथनौरा से। और हथनौरा कहां पे है? तो यह होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश में। कहां पे है? होशंगाबाद। होशंगाबाद कहां पे है? तो यह मध्य प्रदेश में है। आगे 10वां प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? सेम रिपीट हुआ है, भाषा इसकी सिर्फ क्या हुई है? चेंज हुई है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गंगा नदी घाटी, दूसरा है यमुना नदी घाटी, तीसरा है नर्मदा नदी घाटी, चौथा है ताप्ती नदी घाटी, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा कि नर्मदा घाटी से। जगह कौन सी थी? तो हथनौरा थी। हथनौरा कहां पे है? तो होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश में। कहां पे है? होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश में यह है। ठीक है, आगे 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन आपके सामने है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है जौ, और चौथा ऑप्शन है बाजरा। यानी मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो किया गया, क्या वो गेहूं किया गया, क्या वो चावल किया गया, या जौ था, या बाजरा? तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर जो सही जवाब होगा इसका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ठीक है, क्योंकि मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयोग में लाया गया वो क्या लाया गया? तो जौ को लाया गया। किसको लाया गया? जौ को लाया गया। ये बात हम कब की कर रहे हैं? तो यह बात जो हम करने जा रहे हैं आपके साथ, ये लगभग 8000 ईसा पूर्व की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? 8000 ईसा पूर्व के आसपास की ये बात है। तो ये बात हम कहां की करने जा रहे हैं? तो ये भूमध्य सागर और ईरान, 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देशों में मानव द्वारा सर्वप्रथम ये उगाया गया। ठीक है, कहां पे? भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देशों में। पश्चिम एशिया के देशों में सर्वप्रथम किसको उगाया गया? तो जौ को उगाया गया। किसको उगाया गया? जौ को उगाया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला जो अनाज था वो कौन सा था? जौ। बाद में 8000 ईसा पूर्व के लगभग, बाद में 8000 ईसा पूर्व के लगभग इन्हीं क्षेत्रों में गेहूं को उगाया गया। किसको उगाया गया? इन्हीं क्षेत्रों में गेहूं को उगाया गया। देख लीजिए, बाद में लगभग 8000 ईसा पूर्व, बाद में लगभग 8000 ईसा पूर्व में इन्हीं क्षेत्रों में गेहूं उगाया गया। क्या किया गया? गेहूं उगाया गया। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो कौन सा होगा? सी सही होगा। कौन सा? सी सही होगा, यानी जौ।
12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग इसको पढ़िए और जवाब दीजिए कि कौन सा इसका जवाब सही होगा। ठीक है, पूछ आपसे क्या रहा है देख लीजिए। 12वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, यह आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है और इसका जवाब देना है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कोल्डिहवा से, दूसरा है लहुरा देव से, तीसरा है मेहरगढ़ से और चौथा है आपका टोकवा से। चौथा आपका क्या है, टोकवा से। ये आपसे क्या पूछ रहा है, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, शांति से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, उसके बाद ही इसका क्या करना है, जवाब देना है। तो इसका जो जवाब सही होगा वो कौन सा होगा, तो इसका जवाब लहुरा देव सही होगा। कौन सा, लहुरा देव इसका जवाब क्या होगा, सही होगा। और लहुरा देव कहां पे पड़ता है, तो यह संत कबीर नगर में पड़ता है। कहां पे, संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दूसरा ये देखिए, ये देख लीजिए, प्राचीनतम कृषि साक्ष्य, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो ये लहुरा देव से प्राप्त हुए। और लहुरा देव कहां पे है, तो ये संत कबीर नगर में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे, हाँ, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहां से 9000 ईसा पूर्व से लेके 7000 ईसा पूर्व में कितना, यहां से देख लीजिए, 9000 ईसा पूर्व से कितने की बात कर रहे हैं हम, 7000 ईसा पूर्व के बीच में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके प्राप्त हुए, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे, तो वह भी आपको बता देना है कि यह भी लहुरा देव से प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए थे, लहुरा देव से प्राप्त हुए थे। ठीक है, दूसरा आपसे क्या पूछता है कि इस खोज से पहले, कौन सी खोज से पहले, यानी लहुरा देव की खोज से पहले अगर आपसे पूछा जाए कि इस खोज से पहले नवीनतम खोज भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा था, तो वह स्थल था मेहरगढ़। वह स्थल कौन सा था, मेहरगढ़, जो कहां पे था, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान इस समय कहां पे है, पाकिस्तान में। और वहां से जो साक्ष्य मिले थे वो किसके मिले थे, तो गेहूं के साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे, वहां से गेहूं के साक्ष्य मिले थे। देख लीजिए, यह बात भी आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जो कि आपके लिए क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा। इस खोज से पहले, इस खोज से पहले नवीनतम खोज, इस खोज से पहले नवीनतम खोज भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा था, कौन सा था, तो वह था मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहां पे है, तो यह पड़ता है बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ कहां पे है, तो मेहरगढ़ पड़ता है बलूचिस्तान में। और यहां से किसके साक्ष्य मिले थे, यह भी आप लोग देख लीजिए। यहां से साक्ष्य अगर आपसे पूछता है कि यहां से किसके साक्ष्य मिले थे, तो आपको बता देना है यहां से गेहूं के साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य, यहां से गेहूं के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए प्राचीनतम स्थल जहां से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, आपसे पूछा जाए
क्या पूछ रहा है आपसे कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? तो वह स्थल होगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, कोल डिहवा। कौन सा होगा? जो आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, कोल डिहवा। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि कोल डिहवा जो है यह कहां पे है, तो यह इलाहाबाद में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? इलाहाबाद। यह कहां पे पड़ता है? इलाहाबाद में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही जो होगा वो बी होगा, यानी लहुरा देव। ठीक है। आगे 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर एक है ब्रह्मगिरी से, दूसरा है बुर्जहोम से, तीसरा है कोल्डिहवा से और चौथा है मेहरगढ़ से। चौथा है मेहरगढ़ से। ठीक है। अभी हम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की जब हम बात करके आए थे तो एक प्रश्न हमारा पीछे भी आया था। एक प्रश्न हमारा कहां पे आया था? पीछे भी आया था। जैसे मैं आपको दिखा दूं, हड्डी के उपकरण, मेहरगढ़ वाला एक प्रश्न तो था। लाहुरा देव, एक सेकंड, नर्मदा घाटी, चावल, हाँ ये था। ये क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन हमारा क्या था मित्रों? लाहुरा देव सही था। क्या था? लाहुरा देव सही था। और लाहुरा देव कहां पे पड़ता है? तो ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे देखिए आप लोग, अब ये 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया है। कौन सा प्रश्न है? 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर एक है ब्रह्मगिरी, दूसरा है बुर्जहुम, तीसरा है कोल्डिहवा, चौथा क्या है? मेहरगढ़। तो आप लोगों को यह बात याद रख लेनी है कि अगर किसी ऑप्शन में लाहुरा देव नहीं है, प्राचीनतम साक्ष्य अगर आपसे पूछ रहा है और किसी ऑप्शन में लाहुरा देव नहीं है और आपको मेहरगढ़ दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? आपको मेहरगढ़ दे रखा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? फिर इसका जवाब मेहरगढ़ सही होगा। क्या होगा? फिर इसका जवाब मेहरगढ़ सही होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वह कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहां से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा आपसे पूछे थे मेहरगढ़ से और क्या प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से आपको मानव के स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। किसके? मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। और स्थायी जीवन के बारे में बात करता है तो वो किसकी बात करता है? मानव की। ठीक है। देख लीजिए, मानव के स्थायी जीवन के साक्ष्य यह भी कहां से मिले हैं? तो मित्रों यह भी मिले हैं मेहरगढ़ से। कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है। आगे 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। लाहुरा देव नहीं है मित्रों। कौन सा सही होगा? मेहरगढ़ होगा। अगर लाहुरा देव होता तो यहां पे लाहुरा देव सही होता। ठीक है। तो ज्यादा समय इस पे बर्बाद न किया जाएगा। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर एक है मुंडीगाक, दूसरा है मेहरगढ़, तीसरा है दम्बसदात, चौथा है बालाकोट और पांचवा है अमरी। चौथा क्या है? पांचवा क्या है? अमरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में बात कर रहा है, तो मेहरगढ़ सही होगा। कौन सा होगा? मेहरगढ़ सही होगा। आगे छठा आपके सामने आ चुका है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? ऑप्शन नंबर एक है अंजिरा, दूसरा है दम्ब सदात से,
तीसरा है किलीगुल मोहम्मद से और चौथा है मेहरगढ़ से। पांचवा ऑप्शन है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन जो आपका सही होगा वो फोर्थ सही होगा। मेहरगढ़ से क्या मिला है? तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऐसे प्रश्न दोस्तों हमारा होता क्या है कि जब भी एग्जाम होता है तो उसमें 60 यानी 60 से 70% प्रश्न हमारे रिपीट होते हैं। तो जो प्रश्न हमारे रिपीट होते हैं वह हमारे गलत नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे प्रश्नों को आप लोग गलत करते हो तो फिर कहीं ना कहीं आप मेरिट से पीछे रह जाते हो, आप उस फाइट से पीछे रह जाते हो, आप रेस में पीछे रह जाते हो क्वालिफाई करने की में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें काम ये करना है कि जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन होंगे यानी प्रीवियस ईयर होगा उसको हमें एक तरह से क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो जिससे हमारा प्रीवियस ईयर गलत ना हो। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 है धौलावीरा, दूसरा है किली गुल मोहम्मद, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है मित्रों मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपका कितना इंपॉर्टेंट है ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। हम कम से कम 4 से 5 प्रश्न ऐसे पढ़ चुके हैं कि जिनका सही जवाब मेहरगढ़ है। वही पूछ रहा है बार बार, लेकिन उसकी भाषा क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। तो भाषा में आपको नहीं फंसना है, कॉन्सेप्ट अपना आपको क्लियर रखना है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? तो मेहरगढ़ इसका क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा कि जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। और आप लोगों को मैं यह बात बता भी चुका हूं, कि मेहरगढ़ से मानव के स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है ना? आगे 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 है औदे, दूसरा है बोरी, तीसरा है बागोर और चौथा है लखनिया। चौथा क्या है? लखनिया। ये आपसे किसकी बात कर रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थानों मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? मध्य पाषाण काल का आपसे स्थल पूछ रहा है, तो वह कौन सा स्थल सही होगा? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए इसका। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, यानी बागोर। कौन सा होगा? बागोर। और बागोर जो पड़ता है ये कहां पे पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। भीलवाड़ा एक जिला है और ये कहां पे है मित्रों? राजस्थान में। बागोर कहां पे है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा कहां पे है? राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक साक्ष्य किसके? पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य आपसे कहां से आपसे पूछा था कि पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होने वाला स्थल कौन सा है? तो उसका जवाब आपको दे देना है, वह स्थल है आदमगढ़। कहां पे है? आदमगढ़ स्थल है जहां से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं। और ये आदमगढ़ कहां पे पड़ता है? तो ये होशंगाबाद में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ से। और आदमगढ़ कहां पे है? होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद कहां पे है मित्रों? कई बार रिपीट हो चुका है, याद आपको रखना। मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसको चालको लिखित युग भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है पुरापाषाण युग, दूसरा है नवपाषाण युग, तीसरा है ताम्रपाषाण युग और चौथा है लौहपाषाण युग। चौथा क्या है? लौहपाषाण युग। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो ताम्रपाषाण युग होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी ताम्रपाषाण युग को एक और नाम से जाना जाता है जिसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको और किस नाम से जाना जाता है?
ताम्र पाषाण युग को, तो इसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग भी इसको कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। एक नाम कौन सा हो गया? एक नाम हो गया आपका चाल्कोलिथिक, और एक और नाम आपका कौन सा हो गया? तो यह भी आपको क्या करना है, बता देना है कि इसको और क्या कहा जाता है। तो कैल्कोलिथिक युग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपको काम बस एक करना है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे YouTube चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आगे देखिए इसका कौन सा जवाब इसका सही होगा। यह अच्छा प्रश्न है। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कौन सी सभ्यता के बारे में बात कर रहा है? तो ये आहार सभ्यता के बारे में ये स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा है आहार धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा है आपका कि यहां से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्य सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। अब इनमें से आपसे पूछ रहा है कि सही विकल्प कौन से हैं, यानी ये जो आपको कथन दे रखे हैं इनमें से कौन से सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1, 3, 4 सही। दूसरा है आपका 1, 2, 3 सही। तीसरा ऑप्शन है आपका 1 और 2 सही। चौथा ऑप्शन है आपका 3 और 4 सही। तो आपका कौन सा सही होगा? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसको समझना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, यह सत्य है या असत्य है? तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि आहारवासियों को जो नॉलेज थी, जो जानकारी थी, उनको तांबा गलाने की जानकारी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा मित्रों? आपका सही होगा। दूसरा मैं आपसे बात करूं कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, यह बात बिल्कुल असत्य है, यह गलत है। आहारवासी जो लोग थे यह चावल से परिचित थे, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि नहीं थे। नहीं थे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह चावल से परिचित थे। दूसरा, धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वह तांबा गलाना जानते थे। तो तांबे का प्रयोग वो किसके रूप में करते थे? उससे तांबे से वस्तुएं बना के उन्हें बेचते थे। तो यह अर्थव्यवस्था का उनका क्या था? एक प्रमुख साधन था। तीसरा मैं आपसे तीसरा हो गया। चौथा क्या है? यहां से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही बात है कि यहां से लाल एवं काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई थी। ठीक है, ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा? पहला, तीसरा और चौथा, यही सही है ना? पहला, तीसरा और चौथा, यानी दूसरा हमारा क्या होगा? गलत होगा। दूसरा आप लोग ये याद रख लीजिए कि आहार जो सभ्यता है यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। क्या है? आहार सभ्यता जो है, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। ये देख लीजिए आप लोग, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो आहार सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। आहार सभ्यता, ये कहां पे पाई गई? तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में एक ताम्र पाषाणिक स्थल है, क्योंकि यह लोग क्या करते थे? ये तांबे को गलाना जानते थे। दूसरा, आहार सभ्यता के बारे में और मैं आपसे बात करूं तो यहां मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे।
यहाँ के जो लोग थे वो मूलतः क्या थे? कृषक एवं पशुपालक। कौन सी सभ्यता के थे? तो हम आहार सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी फसलों को उगाया गया? तो देख लीजिए, कृषक होने के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने गेहूं, जौ, और जौ के साथ मित्रों किसको उगाया था? चावल को। क्योंकि अभी जो स्टेटमेंट था उसमें चावल के बारे में था कि यह लोग चावल से परिचित थे, तो बिल्कुल सही है, यह चावल से क्या थे? परिचित थे, ठीक है। आगे दूसरा मैं आपसे बात करूं आहार सभ्यता के बारे में, कि आहार सभ्यता के बारे में और क्या सही होगा। आपसे पूछा जाए कि आहार सभ्यता का अन्य नाम क्या है, तो इसको तांबावती बोला जाता। क्या बोला जाता? तांबवती। किसको? आहार सभ्यता को, यानी तांबा वाला स्थान। अन्य नाम के बारे में मैं आपसे बात करूं कि इसका अन्य नाम क्या होगा, तो देख लीजिए, अन्य नाम जो है इसका वह है तांबवती, यानी तांबा वाला स्थान। तांबा वाला स्थान किसका नाम है? तो यह आहार सभ्यता का नाम है। क्यों है यह इसका अन्य नाम तांबा वाला स्थान? क्योंकि यहां तांबा बहुत मिलता था। क्या होता था? यहां पे तांबा बहुत मिलता था, इसलिए इसे तांबवती या तांबा वाला स्थान के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे लोग क्या करते थे कि यहाँ के लोग तांबे को गलाना जानते थे। ये हमारा स्टेटमेंट पहला था, तो बिल्कुल जानते थे। अब तांबे को गला के ये क्या करते थे? तो नई नई वस्तुएं तैयार करते थे। तांबे को गलाकर यह क्या करते थे? नई नई वस्तुएं तैयार करते थे। यहाँ के लोग तांबे को गलाकर नई नई वस्तुएं तैयार करते थे, ठीक है। ये लोग कहाँ के थे? तो ये आहार सभ्यता के लोगों के बारे में ही मैं आपसे क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं। धातु का जो काम था वह अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। क्या था? धातु का काम अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। धातु का काम अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था, ठीक है। बाकी जो फोर्थ स्टेटमेंट था वह आपका क्या था? वह भी सही था कि जो मृदभांड काले और लाल रंग के पाए गए थे उन पर ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई थी, ठीक है। तो यह आप लोग थोड़ा क्या कर सकते हैं, इसको आहार सभ्यता के बारे में इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं, कि जिससे आने वाले समय में किसी में भी यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या आरएएस में कोई ऐसा आपसे, या बीपीएससी में कोई ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो वह आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और नया प्रश्न, आपका 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आपको बताना है कि इसका कौन सा जवाब सही होगा। 21वें प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा? प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से किस एक पुराई स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के एक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आमरी, दूसरा है मेहरगढ़, तीसरा है कोटदीजी, और चौथा क्या है मित्रों? कालीबंगा। चौथा क्या है? कालीबंगा, ठीक है। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक पुरास्थल से पाषाण युग संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अवशेष के बारे में बात कर रहा है, तो इसका जो जवाब सही होगा वह कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी मेहरगढ़। तो कहां से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। और मेहरगढ़ कहां पे है? तो बलूचिस्तान में है। कहां पे है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान इस समय कहां पे है मित्रों? पाकिस्तान में। कहां पे है? पाकिस्तान में। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन नंबर 1 है के डी वाजपेयी ने, दूसरा है वी एस वांककर ने, तीसरा है एच डी सांकलिया ने और चौथा है मार्टिमर व्हीलर ने। मार्टिमर व्हीलर ने। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा कि नवदा टोली का जो उत्खनन किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो एच डी सांकलिया के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। एच डी सांकलिया जो थे यह क्या थे, एक प्रोफेसर थे। यह क्या थे, एक प्रोफेसर थे। कहां पे थे, पूना में। एक प्रोफेसर थे कौन, जिनका नाम क्या था, एच डी सांकलिया। ठीक है, आगे नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। आपसे पूछा गया कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। नवदा टोली का उत्खनन, अच्छा यहां पे हमने नहीं बताया था कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो नवदा टोली आपका मध्य प्रदेश में है। कहां पे है, यहां पे भी देख लीजिए, नवदा टोली आपका कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आगे क्या हो जाएगा, तो इसका भी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि नवदा टोली कहां पे स्थित है, तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे 24 वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर 1 है सन्यासी गुफाओं के रूप में, दूसरा है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, चौथा है मंदिर के रूप में, सॉरी तीसरा है मंदिर के रूप में और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, कौन सा इसका सही जवाब होगा, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, सन्यासी गुफाओं, मृतकों को दफनाने स्थान के रूप में, मंदिर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा मित्रों कि वृहत पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है वह मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। किसके रूप में की गई है, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। दूसरा आपसे पूछा जाए, वृहत पाषाण न देके आपसे पूछता है वो, एक सेकंड, मेगालिथिक आपसे क्या पूछता है, मेगालिथिक आपसे स्मारक, वृहत पाषाण, मेगालिथ, मेगालिथिक नहीं, मेगालिथ। स्मारकों की पहचान। ठीक है, क्योंकि वृहत पाषाण का अन्य नाम जो है वह क्या है, मेगालिथ है। अन्य नाम क्या है वृहत पाषाण का, तो मेगालिथ है। तो वृहत पाषाण न देके आपसे पूछ सकता है कि मेगालिथ स्मारकों की पहचान की गई है, किसके रूप में की गई है, तो वह भी आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही होना चाहिए कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में मेगालिथ की पहचान क्या हुई है, की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे एक और नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 25वां प्रश्न है कि राख का टीला निम्न में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है बुधिहाल, दूसरा है संगनकल्लू, तीसरा है कोल्डिहवा और चौथा है मित्रों ब्रह्मगिरी। चौथा क्या है, ब्रह्मगिरी। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा, जल्दी से आप लोग समझिए इस प्रश्न को कि राख का टीला निम्न में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। क्या बुधिहाल से है, क्या संगनकल्लू से है, क्या कोल्डिहवा से है या ब्रह्मगिरी से है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा कि जो राख का टीला है वह संगनकल्लू नव पाषाणिक स्थल से क्या है, संबंधित है। अब आपसे पूछा जाए कि जो संगनकल्लू है यह कहां पे पाया गया है, तो संगनकल्लू जो पाया गया है ये वेल्लारी में पाया गया है। वेल्लारी कहां पे है, तो ये मैसूर जनपद में है, कर्नाटका में। कहां पे है, मैसूर जनपद में, यह कर्नाटका में है। तो देख लीजिए वेल्लारी, मैसूर जनपद कर्नाटक में है। याद आपको जरूर रखना है कि राख का टीला कहां पे पाया गया है, तो यह संगनकल्लू में पाया गया है। और यह क्या है, तो यह एक नव पाषाणिक स्थल है। यह कैसा स्थल है, तो यह एक नव पाषाणिक स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और नए प्रश्न पे पहुंचते हैं।
नया प्रश्न है हमारा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है और मैं इससे रिलेटेड आपको और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ऑप्शन नंबर 1 है गुफाओं के शैलचित्र, दूसरा है खनिज, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध प्रतिमाएं और चौथा ऑप्शन है सोन नदी का उपागम स्थल। सोन नदी का उपागम स्थल, ठीक है। तो इसका कौन सा सही होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी गुफाओं के शैल चित्र। भीमबेटका क्या है? गुफाओं की ये शैल चित्र हैं और ये कहां पे है? तो ये रायसेन में है। कहां पे है? रायसेन में है। रायसेन कहां पे पड़ता है? एक जिला है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहां पे है? भीम बेटका कहां पे है? तो यह है रायसेन, और रायसेन कहां पे है? मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। दूसरा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता ही है, ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और यहां से सबसे अधिक कहां की बात कर रहे हैं हम? भीमबेटका की बात कर रहे हैं। यहां से सबसे अधिक 133 चित्र पाए गए, 133। ठीक है, आगे 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? वही है, पीछे वाला रिपीट हुआ है। पीछे वाला यहाँ पे क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है अजंता, दूसरा है भीमबेटका, तीसरा है बाघ और चौथा क्या है? अमरावती। तो कौन सा होगा? भीमबेटका सही होगा। और ये कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बी सही होगा। आगे 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, दूसरा है पंचमढ़ी, तीसरा है सिंगरौली और चौथा है अब्दुल्लागंज रायसेन। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कहाँ पे स्थित है, तो रायसेन में स्थित है। और रायसेन में भी अगर आपसे पूछता है तो वह कहाँ पे होगा? अब्दुल्लागंज में। कहाँ पे होगा? अब्दुल्लागंज में। भीमबेटका को आपको याद जरूर रखना है कि ये गुफाएं कहाँ पे हैं। तो यह रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शैल चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध हैं। आगे, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 है घघरिया, दूसरा भीमबेटका, तीसरा है लेखैया और चौथा क्या है? आदमगढ़। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, इस प्रश्न में आपको मैंने क्या किया था? बताया था कि सबसे अधिक चित्र पाए गए हैं। कितने पाए गए? 133, 133। तो वही प्रश्न आपसे आगे यहाँ पे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? बी सही होगा। कौन सा? बी आपका ऑप्शन नंबर एकदम इसका सही होगा। आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन नंबर 1 है माधो स्वरूप वत्स ने, दूसरा है एच.डी. संकलिया ने, तीसरा है वी.एस. वांककर ने और चौथा है वी.एन. मिश्रा ने। चौथा है वी.एन. मिश्रा ने। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा, वी.एस. वांककर। कौन सा होगा? वी.एस. वांककर। और वी.एस. वांककर ने 1957 में 1957 में इनकी क्या की थी? खोज की थी, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर विष्णुधर वांककर। इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर विष्णुधर वांककर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे 31, 31 भीमबेटका को किसने खोजा? वही होगा। ऑप्शन नंबर, पूरा नाम दे रखा है यहाँ पे, वी.एस. नहीं है, तो दे रखा है विष्णुधर वांककर। 31 क्या होगा इसका? सही होगा। आगे 32, गैरिक मृदभांड पात्र यानी ओसीपी का नामकरण हुआ। कहां पे हुआ यह आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर 1 है हस्तिनापुर, दूसरा है अहिछत्र में, तीसरा है नौह में और चौथा है लाल किला में। चौथा क्या है? लाल किला में। ठीक है,
तो इसका जो जवाब सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण जो हुआ था ये कहां पे हुआ था? तो यह हस्तिनापुर में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो यह भी आप देख लीजिए, ये 1951 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया? बीबी लाल के द्वारा। बीबी लाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है उत्तर से दक्षिण की ओर, दूसरा है पूर्व से पश्चिम की ओर, तीसरा है दक्षिण से उत्तर की ओर, और चौथा है पश्चिम से पूर्व की ओर। चौथा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा कि ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग जो मृतकों को दफनाते थे उनकी जो स्थिति होती थी वो किस स्थिति में होती थी? उनकी कौन सी दिशा होती थी? क्या उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर मुंह करके दफनाया जाता था? क्या उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर मुंह करके दफनाया जाता था? क्या उन्हें दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके दफनाया जाता था? क्या उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर मुंह करके दफनाया जाता था? तो कौन सा इसका जवाब सही होगा? यह जवाब आप लोग जान लीजिए। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर उन्हें मुंह करके क्या किया जाता था? दफनाया जाता था, और घर के फर्श के नीचे दफनाया उन्हें जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। आगे, निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवादान के साथ प्राप्त हुआ? यानी मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ऐसे साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 है ब्रह्मगिरी, दूसरा है बुर्जहोम, तीसरा है चिरांद, और चौथा क्या है? मास्की। चौथा क्या है? मास्की। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के जो साक्ष्य मिले हैं वह कहां से मिले हैं? तो यह बुर्ज होम से मिले हैं। और बुर्ज होम कहां पे है मित्रों? तो आप लोग याद रख लीजिए, बुर्ज होम जो है यह श्रीनगर में है। कहां पे है? श्रीनगर में। अच्छा, बुर्ज होम से और क्या प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से गर्तावास प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? बुर्ज होम से गर्तावास मिलने के साक्ष्य मिले हैं, यानी गड्ढे वाले घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्तावास को क्या बोला जाता है? गड्ढे वाले घर। मैं लिख देता हूं यहां पे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। गड्ढे वाले घर जिन्हें क्या बोला जाता है? गर्त आवास यानी गर्तावास। ठीक है, आगे, निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? वही है, ज्यादा समय इस पे बर्बाद न किया जाएगा, बुर्ज होम होगा। और बुर्ज होम कहां पे है? तो यह श्रीनगर में है। अब आपसे पूछ रहा है गर्तावास के बारे में, पूछ रहा है कि गर्तावास के साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बुर्ज होम, दूसरा है कोल्डिहिवा, तीसरा है ब्रह्मगिरी, और चौथा है आपका संगनकल्लू। चौथा आपका क्या है? संगनकल्लू। तो यह भी बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुआ है मित्रों? गर्तावास। पीछे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, यानी गड्ढे वाले घर जो प्राप्त हुए हैं वो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। और बुर्ज होम कहां पे है? तो श्रीनगर में है। क्लियर है ना? आगे, आगे है आपका 37, और आपसे ये किसके लिए बोल रहा है कि आप लोग मिलान कीजिए, मैच कीजिए इसको। यह आपसे क्या कर रहा है? मैच करने के लिए आपसे बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सॉरी, निम्न में 37 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर आपको ऐतिहासिक स्थल दे रखे हैं, दूसरा उनका ख्याति के कारण दे रखा है कि वो क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 है बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर के लिए, दूसरा है चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए, और चौथा है गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए। ताम्र कलाकृतियों के लिए। तो इसको आपको सही करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि इनमें से एक ऑप्शन आप यहां पे पढ़ चुके हो। एक ऑप्शन इनमें से आप यहां पे पढ़ चुके हो कि गर्त आवास यानी गड्ढे वाले जो घर प्राप्त हुए हैं वो कहां से हुए हैं? तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। कहां से हुए? बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? सबसे पहले देखना, बुर्ज होम से क्या शैलकृत देव मंदिर प्राप्त हुए? नहीं हुए ना। हम किसकी बात कर रहे थे? यहां से गर्तावास की प्राप्त कर रहे थे।
गर्तावास की बात कर रहे थे कि वहाँ बुर्जहोम से गड्ढे वाले घर प्राप्त हुए, बुर्जहोम श्रीनगर में है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चंद्रकेतुगढ़ से टेराकोटा कला प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है। चंद्रकेतुगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है, हमें टेराकोटा कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे गणेश्वर से ताम्र कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, यह भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, 2 और 3 दोनों सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा कि 2 और 3 दोनों सही। ठीक है, आगे विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 है मोरहना पहाड़ से, दूसरा है घघरिया पहाड़ से, तीसरा है बगही खोर से और चौथा है लेखहिया से। चौथा है लेखहिया से। तो यह सर्वाधिक मानव साक्ष्य की बात वो कर रहा है, कौन से क्षेत्र में पूछ रहा है, विंध्य क्षेत्र में। तो विंध्य क्षेत्र में जो सबसे अधिक मानव प्राप्त हुए हैं वो एक सेकेंड, वो कहां से हुए, लेखहिया से। कहां से हुए हैं, लेखहिया से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हमारा डी सही होगा। आगे 39, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए क्या है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन आपसे करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही परंतु आर गलत, और चौथा है ए गलत परंतु आर सही। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा? ठीक है, देखिए, पहला क्या कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। बिल्कुल सही बात है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में गंगा घाटी में क्या किया था, प्रव्रजन किया था। तो पहला अभिकथन क्या हुआ, सही हुआ। अब ये प्रव्रजन किया गया यानी क्यों गए थे यह लोग यहां से, उसका कारण ये बता रहा है आपको कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। भाई जलवायु परिवर्तन हुआ, यहाँ पे शुष्कता हुई, यहाँ पे ज्यादा बारिश पानी इन लोगों को नहीं मिल पाया, तो इन्होंने उस क्षेत्र को क्या किया, छोड़ दिया। इसका कारण क्या है, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा कि ए और आर हमारे दोनों सही हैं तथा आर जो है वह ए की क्या करता है, व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सही जवाब इसका होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे एक और नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? ऑप्शन नंबर 1 है संस्कृति, दूसरा है पर्यटन, तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और चौथा है मानव संसाधन विकास। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? आपसे क्या पूछ रहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है यह हमारे कौन से विभाग या मंत्रालय के अधीन आता है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। किसके? यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, आगे 41, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा है जॉन मार्शल, तीसरा है मार्टिमर हीलर और चौथा है जेम्स प्रिंसेप। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, आगे आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है गुवाहाटी, ठीक है। तो ये अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, क्या है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? ऑप्शन नंबर 1 गुवाहाटी, दूसरा बस्तर, तीसरा भोपाल और चौथा क्या है आपका, चेन्नई। तो देख लीजिए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो हमारा स्थित है वो कहां पे है,
भोपाल में। ये कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। इसका नाम बदलकर, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदल के क्या किया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया था। ठीक है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। आपसे पूछा जाए किसके अधीन आता है, ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, ये कौन से विभाग के अधीन आता है, तो देख लीजिए, यह संस्कृति विभाग के अधीन आता है। ठीक है मित्रों, तो आज हमने 42 क्वेश्चंस, 42 प्रश्नों को कंप्लीट किया। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आपको जरूर कमेंट करना है, बताना है। अगर आप लोगों का प्यार मिला तो मैं इस सीरीज को आगे और अच्छे से कंटिन्यू करूंगा। तो आप हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों के द्वारा ही हमारा ये परिवार 5000 लोगों का हो चुका है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही इसको शेयर करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के साथ। जय हिंद।